नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का चैप्टर थोड़े विस्तार से खोलते हैं ताकि खबर आपको समझ में भी आए और आप जब पाठशाला से निकलें तो इस खबर के मास्टर होके निकलें। न्यूज का फैमिली शो है। बच्चों को भी बुलाइए, दादा दादी को भी बुलाइए, नाना नानी को भी बुलाइए, खुद भी बैठिए और देखिए न्यूज की पाठशाला। सबसे पहले रोज की तरह आपको बताता हूं पाठशाला में आज क्या लेकर आया हूं। विकासपुर या फ्रीपुर, वोटर को कहां का टिकट लेना है और यह विकासपुर फ्रीपुर क्या है अभी समझाऊंगा। एक एयरपोर्ट बनने से क्या क्या बदल जाता है आज आपको यह भी बताऊंगा। एयरपोर्ट बन रहा है, इसकी खबर सबने दिखाई होगी, लेकिन इसलिए कहता हूं कि पाठशाला में आना जरूरी है। आज आपको पता चलेगा कि एक एयरपोर्ट क्या क्या बदलता है, पुराने नए सब बातें जोड़कर चीन का उदाहरण सब दिखाऊंगा कि एक एयरपोर्ट कितना मायने रखता है और उस पर पॉलिटिक्स करने वालों को देखना और सीखना चाहिए। पाठशाला में फ्री वाली पॉलिटिक्स की क्लास लगेगी। बहुत कुछ इस देश में फ्री दिया जा रहा है, तो वो फ्री देने वालों की जरा आज क्लास लगाई जाएगी। इसके अलावा वो मुसीबत जो अमेरिका, चीन, भारत को साथ ले आई है उसका भी जिक्र होगा। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। दरअसल आज आपको दिखाना चाहता हूं वोटर के सामने दो रास्ते हैं और उसकी चुनावी राइड का डेस्टिनेशन क्या है, विकासपुर या फ्रीपुर। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा इन जगहों का, लेकिन आज की तारीख में वोटर के सामने यही विकल्प है कि उसको कहां जाना है। और अगर यह वोटर है जो आपको सिर खुजाता हुआ कंफ्यूज सा दिख रहा है, तो इसको समझिए, इसके सामने जो ये दो रास्ते दिखते हैं, एक विकासपुर जाता है और उस विकासपुर के रास्ते में डेस्टिनेशन क्या है क्लोज करके दिखाइए। एक तरफ आपको एयरपोर्ट बना हुआ मिल सकता है, दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे है, तीसरी तरफ रेलवे स्टेशन है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। तो विकासपुर के रास्ते में यह सब मिलेगा। और फ्रीपुर के रास्ते में जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, मुफ्त बिजली पानी, आपको मिलेगा मुफ्त लैपटॉप मोबाइल, आपको मिलेगा मुफ्त टीवी वॉशिंग मशीन। अब अगर आप यहां खड़े होकर देखिएगा तो फ्रीपुर बड़ा रोचक और कमाल का दिखता है। सब फ्री है भाई, और क्या चाहिए। लेकिन इस फ्रीपुर के रास्ते में क्या जोखिम है और विकासपुर के रास्ते में क्या मिल सकता है, आज आपको यह समझाऊंगा। फिर निर्णय लीजिएगा कि देश के लिहाज से विकासपुर ज्यादा काम का है या फिर फ्रीपुर ज्यादा काम का है। इसको समझिए, क्योंकि नेताओं के लिए तो फ्रीपुर बड़ा काम का बनता जा रहा है। लेकिन पहले आपको विकासपुर लिए चलता हूं। पहले विकासपुर को देखिए, उसके बाद फ्रीपुर, और फिर डिसाइड कीजिएगा। विकासपुर के रूट की बात करता हूं। आज इसी विकासपुर के रूट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया, उसकी नींव रख दी। इस एयरपोर्ट के बनने से क्या बदलाव आएगा, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, एक एक बात समझाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद सालों तक, वर्षों तक यूपी को ताने सुनने पर मजबूर रखा गया, लेकिन अब यूपी की तस्वीर बदल गई है। जेवर एयरपोर्ट 2024 में शुरू हो जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और भारत में तो बड़ा होगा ही होगा। लेकिन जिस जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं उसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी लीजिए कि यह जेवर एयरपोर्ट होगा कैसे, बनेगा कैसे। यह मत सोचिए कि कल से वहां से टिकट कटाएंगे, जेवर वाले एयरपोर्ट से ले लो फ्लाइट और वहीं से चलते हैं, ऐसा नहीं होगा। हैशटैग न्यूज की पाठशाला पर अपनी राय ट्वीट करनी है, ये रोज आपको बताता हूं, यह भी ध्यान रखिए। इसका जेवर एयरपोर्ट जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी तो शुरुआत की है, इस क्लास में बहुत अहम जानकारियां हैं। कंस्ट्रक्शन कितने समय में होगा, कंस्ट्रक्शन इसका 4 फेज में होगा। 4 फेज में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा किया जाएगा। और पहले फेज में जो जमीन अधिग्रहण होना है, फर्स्ट फेज और उसमें जमीन अधिग्रहण जो होना है, क्योंकि बिना जमीन लिए कैसे बनाइएगा, तो जमीन अधिग्रहण जो होना है और उसके लिए कितनी जमीन अधिग्रहित की जानी है, 1334 हेक्टेयर। इसका अधिग्रहण हो गया है और इसका मॉडल आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं कि पहला फेज कैसे कंप्लीट होगा।
और ये कितने वक्त में पूरा हो जाएगा? 36 महीने में पूरा हो जाएगा ये पहला फेज, क्योंकि इसके लिए जमीन जो है वो अधिग्रहित कर ली गई है। और इसकी लागत कितनी आएगी? पहले फेज की 8,916 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यूपी सरकार का खर्च कितना होगा? इसमें से 4,326 करोड़ रुपए ये यूपी सरकार खर्च करेगी। और इसका ऑपरेशन पीरियड क्या होगा? फर्स्ट फेज का जो ऑपरेशन पीरियड है कि ये कब शुरू हो जाएगा, ये 2023 से लेकर 2027 के बीच में इसका पूरा काम जो है वो चलेगा और फिर ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और इसमें यात्री कितने जाएंगे? फर्स्ट फेज में 1,20,00,000 यात्री पहले फेज में ही यहां से ट्रैवल करेंगे एक साल में। यह वार्षिक ट्रैफिक होगा। लेकिन फाइनल फेज कब होगा? फाइनल उसमें पूरा होने में 2040 से लेकर 2050 तक का समय लग सकता है। लेकिन ये पहला फेज जो है, फर्स्ट फेज, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और जब ये फाइनल फेज पूरा हो जाएगा तब कितने यात्री यहां से यात्रा करेंगे? 7 करोड़ यात्री जो हैं वो यहां से सफर करेंगे जब ये पूरा चारों फेज कंप्लीट हो जाएगा। पहले फेज में 1,20,00,000 यात्री सफर करेंगे और आखिरी आते आते 7 करोड़ यात्री यहां से ट्रैवल कर रहे होंगे। और जो फाइनल फेज तक का कॉस्ट है वो करीब 29,560 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा, इतनी मेहनत लगने से एक एयरपोर्ट देगा क्या? अभी बताऊंगा। एक एयरपोर्ट की कीमत तुम क्या जानो विपक्ष बाबू, अभी बताऊंगा। जेवर एयरपोर्ट बनने से क्या फायदा होगा? हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, पश्चिमी यूपी की तस्वीर बदलेगी, यह उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा, पश्चिमी यूपी के उद्योग को रफ्तार मिलेगी, पश्चिमी यूपी और जो ब्रज का इलाका है 30 जिलों को जोड़ेगा। एयरपोर्ट की 4 एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। यहां देश का पहला मल्टी मॉडल कार्गो हब बनेगा। इस एयरपोर्ट से विमानों के रखरखाव का खर्च बचेगा। पीएम ने क्या, वो भी सुनिए। लेकिन यह होगा ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? इतिहास कहता है होगा। वो इतिहास बताऊंगा, पहले पीएम को सुनिए। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। आप कल्पना कीजिए, आज भी हम अपने 85% विमानों को MRO सेवा के लिए विदेश भेजते हैं। और इस काम के पीछे हर वर्ष 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 30,000 करोड़ में ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। सिर्फ रिपेयरिंग के लिए हर वर्ष 15,000 करोड़ बाहर जाता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों को जाता है। अब ये एयरपोर्ट इस स्थिति को भी बदलने में मदद करेगा। भाइयों और बहनों, इस एयरपोर्ट के माध्यम से पहली बार देश में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की इसकी भी कल्पना साकार हो रही है। थोड़ा तो प्रधानमंत्री ने समझा दिया कि कहां 15,000 करोड़ रुपए बाहर खर्च हो रहे थे, 30,000 करोड़ में पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, तो आधा तो वहीं वसूल हो जाना है। अब पूरा ही समझिए वसूल हो जाएगा, क्योंकि बार बार वो होता है
लेकिन हम आपको समझाते हैं कि बदलाव आता कैसे है, एक एयरपोर्ट क्या बदल सकता है, एक कोशिश क्या बदल सकती है, आपको यह समझना चाहिए। आपको नोएडा का उदाहरण देता हूं। जो हमारा दफ्तर है यह भी नोएडा में है, और उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप देखिएगा तो नोएडा जो है वो बड़ा शहर है। अब नोएडा का आपको उदाहरण देता हूं कि बदलाव कैसे आता है, यह नोएडा का उदाहरण से समझाता हूं। 1976 का साल था, 1976 का साल, जब 36 गांवों को मिलाकर क्या बनाया गया? 36 गांव मिलाकर बनाया गया न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह बनाया गया। और इसको आप देखिएगा NOIDA, यानी यह मिलकर बनता है नोएडा। यही इस वजह है कि इसका नाम नोएडा पड़ा। तो मात्र 36 गांव थे जिनको मिलाकर नोएडा बनाने का सोचा गया। और यहां 1976 से लेकर अगर आप देखिएगा 45 साल में नोएडा कहां से कहां आ गया है, इसका कैलकुलेशन कीजिए। आज ये नोएडा 36 गांव से एक ग्लोबल सिटी बन चुका है। पिछले 4 साल में इसी नोएडा के अंदर 4 साल में कितने का इन्वेस्टमेंट आया आपको पता है? 64,000 करोड़ का। 64,000 करोड़ का निवेश आया है इसी नोएडा के अंदर। किसी और शहर के लिहाज से देखिएगा तो इतना निवेश किसी और शहर में नहीं आया। एक अकेले नोएडा में 64,000 करोड़ का निवेश। करीब 5 लाख लोग को रोजगार मिलता है यहां पर। जितने चैनल आप देखते हैं इधर उधर घुमा घुमा के, उनमें से ज्यादातर यही नोएडा में है, फिल्म सिटी में। देश के लोग यहां आते हैं, और निवेश के मामले में दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों को इसने पीछे छोड़ दिया। नोएडा ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बन गया है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां अपना मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगा रही हैं। तो जब 1976 में किसी ने सोचा होगा कि 36 गांव को मिलाकर नोएडा बना देते हैं, तो तब किसी के नेता ने सोचा हो या नहीं सोचा हो, लेकिन आज वाले नेता होते तो हंगामा करते कि अरे गांव को बर्बाद कर दे रहे हैं, अरे गांव को नोएडा बना दे रहे हैं, इससे क्या होगा, पिछले गांव का तो कुछ नहीं हुआ, ये नोएडा बनाकर क्या हो जाएगा। लेकिन आज वही नोएडा 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है और 64,000 करोड़ का निवेश यहां पर आ रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े घर बने हैं, लोग यहां रहते हैं। आपको एक चीन का उदाहरण देता हूं। कुछ लोगों को चीन की ही बात समझ में आती है, इसलिए उनके लिए चीन का उदाहरण। चीन की राजधानी बीजिंग में 1958 में चीन का उदाहरण देखिए कि कैसे बदलाव आता है। यह चीन का उदाहरण देकर समझाता हूं। 1958 में वहां का साल, मतलब साल 1958, वहां की जगह, वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ जिसका नाम था बीजिंग। वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ जिसका नाम था बीजिंग एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट था चीन की राजधानी में। 2008 में, मतलब हमसे 13 साल पहले, आज की तारीख से 13 साल पहले, 2008 में बीजिंग से 65 किलोमीटर दूर, यहां से 65 किलोमीटर दूर, चीन ने तय किया कि हम एक और एयरपोर्ट बनाएंगे। वहां एक जिला था डॉक्सिंग जिला। वहां इन्होंने कहा कि हमें और एक और एयरपोर्ट बना देते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और 2014 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 2014 में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया इन लोगों ने, और 2019 में पूरा हो गया। इसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह बनकर तैयार हुआ, यह डॉक्सिंग वाला एयरपोर्ट, इसकी तस्वीर है। क्या वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट दिख रहा है। बीजिंग से 65 किलोमीटर दूर यह जिला है, और वहां पर इसको बनाकर तैयार कर लिया गया। उस वक्त वहां किसी
ने नहीं कहा कि अरे नफा नुकसान देखिए और पिछला एयरपोर्ट जो है वो नुकसान में है या फायदे में है और ये क्यों बना रहे हैं या बेचने के लिए बना रहे हैं। इसका नाम बीजिंग डॉक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया, जहां से पिछले साल 1,60,00,000 यात्रियों ने हवाई यात्रा की है, जबकि कोरोना काल चल रहा था। शुरुआत के 2 साल में ही यह एयरपोर्ट चीन का 17वां व्यस्ततम एयरपोर्ट बन गया है और इस एयरपोर्ट की वजह से डॉक्सिंग जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया। वहां हाईवे बन गए, सबवे बन गए, चौड़ी सड़कें बन गई, स्थानीय लोगों का कारोबार बढ़ गया, नए कारोबार की संभावनाएं खुल गई। भाई आप किसी को फोन कीजिएगा कहां मिलने आना है, अरे डॉक्सिंग, वहां तो एयरपोर्ट ही नहीं है, वहां कैसे फ्लाइट से बीजिंग उतर के फिर आना पड़ेगा। अरे नहीं सर, यहां फ्लाइट आती है, आइए ना भाई, मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े होटल बन गए। वैसे ही जैसे दिल्ली से जेवर है, लोगों को एयरपोर्ट टर्मिनल से जुड़ी 70 से ज्यादा कंपनियों में रोजगार मिला है। एयरपोर्ट बनने से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई। तो इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि भाई एक एयरपोर्ट से क्या हो जाएगा, ये बेचने के लिए बनाया है, अरे बेचना तो बाद में, तो बिकता नहीं है, पीपीपी मॉडल बेचना नहीं होता है, लेकिन उसमें भी सोचिए कि कितने लोगों को रोजगार मिलता है, वो पूरा शहर, उसके आसपास का इलाका कैसे बदल जाता है। फिर आप कहेंगे जेवर में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों, तो आपको कनेक्टिविटी के हिसाब से देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट से 78 किलोमीटर दूर पड़ता है जेवर। मतलब जो दिल्ली आ रहा है उसको दिल्ली से फ्लाइट नहीं मिली, वो जेवर से भी ले सकता है। जो जेवर एयरपोर्ट पर उतर रहा है उसको दिल्ली में काम है, वहां जा सकता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 80 किलोमीटर दूर है, नोएडा से 60 किलोमीटर दूर है, गाजियाबाद से 72 किलोमीटर दूर पड़ता है, फरीदाबाद से 60 किलोमीटर दूर, ग्रेटर नोएडा से 30 किलोमीटर दूर, गुरुग्राम से 41 किलोमीटर दूर, मथुरा से 85 किलोमीटर दूर और अलीगढ़ से 65 किलोमीटर दूर। सोचिए कनेक्टिविटी के लिहाज से ये कितने शहरों को जब जोड़ रहा है। आप कहीं भी यहां जेवर में उतरे तो आप कहीं भी 1 घंटे में जा सकते हैं। अब किसी को मथुरा जाना है दर्शन के लिए, वो जेवर उतर के जा सकता है। किसी को आगरा जाना है ताजमहल देखने के लिए, वो जेवर उतर के जा सकता है। ये एक एयरपोर्ट करता है। तो सिर्फ एयरपोर्ट और उसके आसपास नहीं, बल्कि कितने दूर तक रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देता है, ये सोचिए। जेवर एयरपोर्ट बनने से क्या होगा? सबसे बड़ी चीज तो ये होगी, रोजगार तो चलिए थोड़ी देर साइड रख दीजिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। दिल्ली एयरपोर्ट 1962 में ऑपरेशनल हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। 2019-20 में 6.5 करोड़ यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट से सफर किया था। 2024 तक ट्रैफिक सालाना 10 करोड़ यात्रियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर हो जाएगा, यह एक अनुमान है। अब एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पढ़ते ना, उसमें टिकट में लिखा रहता है, उसको टैक्सी वाले को बोलना रहता है T2 जाना है भैया कि T3 जाना है। वो जो T3 होता है वो टर्मिनल 3 होता है, उसकी सालाना क्षमता 3 करोड़ यात्रियों की। अब जब जेवर एयरपोर्ट खुलेगा और उसकी शुरुआती क्षमता 1 करोड़ 20 लाख लोगों की होगी, तो वहां से प्रेशर कम करेगा ना भाई। या फिर सोए रहिएगा और जब वहां हाय तौबा मच जाएगी कि इतने यात्री हो गए कि उनको केटर नहीं कर सकते, अब कहां क्या करें। कभी कभी आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपने कभी गौर किया है, फ्लाइट जो है वो उतरती है और फिर बहुत देर घूमकर वहां पहुंचती है जहां से आपको अंदर फिर जाने का मौका मिलता है। ऐसा कई बार लोग कहते हैं अरे ऐसा लग रहा है बस में बैठे हैं कहीं दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अभी वो केटर कर रहा है। आगे क्या होता सोचिए, लेकिन वो कहां सोचना है, इनको तो अभी यूपी चुनाव सोचना है। इसीलिए कहा विकासपुर के रास्ते पे ये सब मिलता है। अभी फ्रीपुर दिखाऊंगा। एयरपोर्ट में इन्वेस्टमेंट देखिए, देश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट कितने हैं ये भी देखिए। जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के लिहाज से देखिए कि कितना इन्वेस्टमेंट है। देश भर का बता रहा हूं आपको। 2014 तक कितने एयरपोर्ट थे? 74 एयरपोर्ट। और 2014 से लेकर अभी तक अगर आप देखने जाइएगा 2021 में, तो कितने हो गए? 136 एयरपोर्ट ये बनकर तैयार है या बनने वाले हैं। और इसमें ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो होते हैं, जिनमें पूरी जमीन अधिग्रहण
नए सिरे से मतलब एकदम नया काम शुरू करके आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। वो कितने हैं जो बन रहे हैं? एक तो जेवर, दूसरा गोवा का एयरपोर्ट और तीसरा नवी मुंबई। ये 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो अगली बार कोई पूछे आपसे कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कितने देश में, तो बता दीजिएगा। इसीलिए कहता हूं बच्चों को भी दिखाइए, फैमिली शो है न्यूज का। और आगे कितना निवेश होना है 5 साल में? 90,000 करोड़, इतने का निवेश होना है। और एयरपोर्ट की संख्या अगले 5 साल में कितनी हो जाएगी बढ़कर? ये जो अभी 136 है, ये बढ़कर 220 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि देश को पूरी तरीके से एयरपोर्ट के जाल से नहीं जोड़िएगा तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं। बाहर से जो आते हैं बड़े बड़े निवेशक, वो हवा में नहीं, ऐसे ही नहीं आएंगे कि भाई दिल्ली उतरेंगे और उसके बाद इतना रोड से चलेंगे। उनको दिखाना पड़ेगा कि जहां जाइएगा वहां एयरपोर्ट है भाई, ऐसा है अपना देश। लेकिन कुछ लोगों को यही नहीं पच रहा। तो विकासपुर के रास्ते में यह सब मिलता है। अभी फ्रीपुर में आऊं उससे पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो एडिटर इन चीफ है नाविका कुमार, उन्होंने बात की। लंबी चौड़ी बातचीत है, आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा उसका लिंक। लेकिन उन्होंने उनसे एक चीज पूछ ली। पहले तो कांग्रेस में रहे थे, तो उनसे उन्होंने, नाविका जी ने पूछ लिया कि अच्छा ये बताइए कि आप वहां भी काम किए हैं, यूपीए में भी, और अभी आप एनडीए में भी मिनिस्टर हैं, बताइए जरा क्या फर्क है। एक बार सुनिए उनको, बहुत जबरदस्त बात बोले, सुनिए एक बार, फिर आगे की बात बताता हूं। फ्रीपुर भी जाना है अभी। जाने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये पॉलिटिकल सेंस में नहीं पूछ रही हूँ, बस एक्सपीरियंस के सेंस पे पूछ रही हूँ। आपने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, नजदीक से देखा, आपने इससे पहले एक और सरकार में, यूपीए सरकार में भी काम किया। क्या दोनों के काम करने के स्टाइल में कुछ बदलाव है, कुछ फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हर प्रोजेक्ट को दिन प्रतिदिन हम लोग मॉनिटर करते हैं। और हर प्रोजेक्ट को केवल नहीं, मंत्रालय में हर चीज को, छोटी सी छोटी चीज को अगर हम ले, स्वच्छता अभियान जो एक प्रेरक योजना है, उसकी मॉनिटरिंग डेली हम लोग करते हैं। हर अभियान का मॉनिटरिंग स्वयं मंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रोफेशनल सिस्टम। मैं जनसेवा में आने के पहले, नविका जी आपको मालूम है कि मैं निजी क्षेत्र में बैंकर था 6 साल, और मैं आपको स्पष्टता से कह सकता हूं कि जहां इफिशिएंसी, दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही की एक प्रक्रिया होती है निजी क्षेत्र में, उससे ज्यादा दक्षता, प्रामाणिकता और जवाबदेही और पारदर्शिता की सिस्टम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यहां है। और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूं कि इस वातावरण में मुझे कार्य करने का मुझे मौका मिला। हम लोगों की प्रक्रिया है कि सदैव समय सीमा के पहले, अवधि के पहले हम लोग चीजों का क्रियान्वयन करें। कितना फर्क होता है सरकार में। एक आदमी जो दोनों जगह काम कर चुका हो, रह चुका हो, वो बताता है तो समझ में आता है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। कोई खुशी का एक कतरा उनके ट्वीट में नहीं था भाई। अखिलेश यादव क्या ट्वीट कर रहे हैं? आज जिसका शिलान्यास होगा, कल उसको बेचने का प्रयास होगा। सोच, भेदभाव, काम, बंटाधार, यही नारा आज का नहीं चाहिए भाजपा। अरे आपके प्रदेश में लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नहीं ट्वीट कर देते, छोड़ देते। लिखना जरूरी था। विदेश में पढ़कर आए हैं, कभी बीजेपी वाली वैक्सीन बताते हैं, कभी पीपीपी मॉडल को बोलते हैं एयरपोर्ट बेच देना, फिर झूठ अलग बोल दिए रैली में खड़े होकर कि सब नुकसान में है। कितने एयरपोर्ट हैं जो फायदे में चल रहे हैं? और पीपीपी मॉडल में अगर नुकसान भी हो रहा है तो जो प्राइवेट प्लेयर है उसको हो रहा है, सरकार को कम हो रहा है, तो उसको नुकसान हो रहा है तो झेलने दीजिए ना भाई, आपको क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन नहीं, ये लोग खुशी नहीं हो सकते हैं। यही दिक्कत है विपक्ष के साथ। एयरपोर्ट का निजीकरण किसने शुरू किया? यह भी ध्यान रखिए
कि ये आपको जानना चाहिए कि एयरपोर्ट जिसको बेचना कहते हैं, कि एयरपोर्ट का निजीकरण जो है वो बेचना हो गया, उसका इतिहास जान लीजिए कि कहां से शुरू हुआ। 2014 के बाद नहीं शुरू हुआ है, इसको ध्यान रखिए। ये 2006 में यूपीए ने शुरू किया था कि भाई एयरपोर्ट में प्राइवेट प्लेयर का पैसा लगाओ, तो उन्होंने 2006 में शुरू किया कि प्राइवेट प्लेयर चलाएं। और कौन से 2 एयरपोर्ट पहले दिए? 2 एयरपोर्ट दे दिया, दिल्ली जिसको जीएमआर चला रही है आज भी, और उसके बाद दूसरा मुंबई। 2 सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट दिए गए। ठीक किया, सरकारों का काम एयरपोर्ट चलाना थोड़ी है, जिसका है उसको चलाने दो। लेकिन आज उसी को बना दिया जाता है कि बेचना। हैदराबाद और बैंगलोर एयरपोर्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है। चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, जोधपुर, गुवाहाटी एयरपोर्ट के निजीकरण को फास्ट ट्रैक करने का फैसला किया गया था, हो नहीं पाया। 2013 का मामला अटक गया था वहां जाकर। तो आप कर रहे हैं तो वो देश के लिए, और दूसरा कर रहा है तो बेच दिया। ये गलत बयानी ना ठीक नहीं लगती। कमी है तो निकाल के बताइए। झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है तो समझ में आता कि अच्छा मामला गड़बड़ है, झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ सही हो रहा होगा, तभी झूठ बोल के ना फंसा रहे हैं। और सरकार एयरपोर्ट क्यों चलाए बताइए? सरकार का काम है एयरपोर्ट चलाना। खैर, पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित भी समझ लीजिए, क्योंकि ये नहीं समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक एयरपोर्ट देखकर नेता लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। तो जो पश्चिमी यूपी है का सियासी गणित भी समझना पड़ेगा। अभी फ्रीपुर जाना बाकी है, रुकिएगा, फ्रीपुर अभी ले जाऊंगा, उनकी क्लास तो अभी बाकी ही है, अभी तो विकासपुर में ही अटके हैं। यहां 14 जिले हैं पश्चिमी यूपी में, और इसमें सीटें कितनी हैं? 71 विधानसभा सीट यहां से आती है। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों इस एयरपोर्ट से लोगों को अपनी सियासी प्लेन क्रैश होती और किसी की उड़ती दिख रही है। और इस 71 में से 50 सीट अभी किसके पास है? बीजेपी के पास है पश्चिमी यूपी में। यहां 19 लोकसभा सीट है, 19 लोकसभा सीट इसी पश्चिमी यूपी में। और इस 19 में बीजेपी के पास कितनी है? 16 बीजेपी के पास। अब इसीलिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इसी पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन भड़काया गया, तो उसका सोचे थे सियासी फायदा होगा, यहां ये लोग लेकर आ गए एयरपोर्ट। तो किसान आंदोलन वाला फायदा कैसे मिलेगा? अच्छा, यहां एसपी प्लस आरएलडी का गठबंधन हो रहा है। अब ये एसपी और आरएलडी का गठबंधन कैसे चलेगा अगर एयरपोर्ट बन जाएगा? क्योंकि पश्चिमी यूपी का जातीय समीकरण आरएलडी को लगता था कि उसने साध लिया है। आपको अगर जातीय समीकरण समझाऊं कि पश्चिमी यूपी में जो जातीय समीकरण होता था वो किस तरीके का होता था, अगर वो देखने बैठिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आरएलडी जो है वो क्यों परेशान हो रही है, क्यों सपा परेशान हो रही है, क्यों दूसरे नेता परेशान हो रहे हैं। इसको समझिए। आरएलडी का चौधरी चरण सिंह के जमाने से जो सियासी गणित कहा जाता था वो कहा जाता था अजगर। अब आप कहेंगे अजगर क्या है भाई, ये सांप कहां से आ गया? अ से अहीर ये होता था, ज से जाट, ग से कहा जाता था गुर्जर, और र से उनका सियासी समीकरण होता था राजपूत। ये आरएलडी के लिए होता था। आरएलडी का आपको समीकरण बता रहा हूं। अजगर, जब यादव वोट मुलायम सिंह के साथ चला गया, ये अहीर वाला, तो ये चला गया, निकल गया अहीर वाला, ये मुलायम सिंह के पास चला गया, निकलकर ये कहां चला गया? सपा के पास, एसपी के पास। तो आरएलडी का चुनावी समीकरण क्या बन गया? अब इन्होंने बना लिया मजगर। गजब गाना वाला लग रहा है, अजगर मजगर। तो मजगर में म क्या हो गया? मुस्लिम हो गया, और बाकी ज ग र तो ऊपर ही वाला है, तो यहां मुस्लिम की एंट्री हो गई। बाद में आरएलडी का चुनावी समीकरण बन गया। इसके भी बाद में ये गुर्जर भी चले गए, राजपूत भी चले गए, तो उन्होंने बना लिया जाट प्लस मुस्लिम। ये उन्होंने अपना समीकरण बना लिया कि हम इन्हीं से काम चला लेंगे। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद और नरेंद्र मोदी की जो 2014 में आंधी आई थी, उनका ये जाट प्लस मुस्लिम समीकरण भी पश्चिमी यूपी में टूट गया।
अब आरएलडी फिर से 30 साल पुराना समीकरण बनाने में जुटी है, मतलब ये अजगर। और इसीलिए समाजवादी पार्टी को साथ ला रही है, गठबंधन आरएलडी और समाजवादी पार्टी के हो जाए इसकी कोशिश हो रही है। और किसान आंदोलन में भी मंच से कौन से नारे लगते हैं वो याद कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और संकेत तो ओवैसी के भी साथ आने के दिए जा रहे हैं, आएंगे या नहीं आएंगे ये पता नहीं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी के सामने कोई भी समीकरण चल पाएगा, यह बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री ने आज जेवर से पश्चिमी यूपी का चुनावी टोन भी सेट किया है। एक बार थोड़ा सा वो सुनिए, उसके बाद अब आपको फ्रीपुर लिए चलता हूं। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का, या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्रप्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। पीएम मोदी भी विकास की बात कर रहे थे और अभी मैंने आपको पूरा विकासपुर घुमा दिया कि एक एयरपोर्ट आने से कैसे विकास होता है, क्या होता है। तो अगर आपको फ्री में चीज मिल रही हो और एयरपोर्ट मिल रहा हो तो एयरपोर्ट चुनना बेहतर रहता है। लेकिन फ्री वाली क्यों छोड़ें वो भी आपको बताता हूं। अब आपको फ्रीपुर लिए चलता हूं, तो सिर मत खुजाइए, फ्रीपुर चलिए। फ्रीपुर में सबसे पहले कहां ले चलते हैं, आपको पंजाब लेके चलते हैं। पंजाब में फ्री वाली पॉलिटिक्स की इंतहा चल रही है इस वक्त। चरणजीत सिंह चन्नी, करतारपुर कॉरिडोर के लिए बस सेवा फ्री, जनरल कैटेगरी के 2.5 लाख छात्रों का फ्री ड्रेस, 53 लाख लोगों के बिजली बिल बकाया माफ, सीवरेज और पानी के बिल माफ, सरकारी बसेस में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर, केबल टीवी का मंथली चार्ज 100 रुपया कर दिया, फिक्स कर दिया कि 100 रुपया ही लगेगा। अब वो 100 रुपया दीजिए और पाठशाला देखिए, उसी पाठशाला में ये क्या फ्री देकर गोल कर रहे हैं वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। अच्छा, चन्नी साहब मार्च तक क्या कह रहे हैं, क्या क्या कर देंगे, अभी चुनाव है तो, कि बिजली 3 रुपए यूनिट कर देंगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं जीत के आया तो 300 यूनिट फ्री बिजली दे दूंगा। अकाली दल बोली मैं क्यों पीछे रहूंगा, मैं भी 400 यूनिट फ्री बिजली दे दूंगा। फ्री की मारा मारी हो गई है। ये नेता लोग चलते होंगे तो पीछे से कोई दौड़ के आता होगा तो ये नहीं कहता होगा कि सर आपका रुमाल गिर गया, वो कहता होगा सर कुछ फ्री में गिर गया ले लीजिए। और उसमें चन्नी साहब की फोटो गलत लग गई है, शायद देख लीजिएगा, अगर गलत हो तो माफ कीजिए, नहीं लगी है तो साफ कीजिए, छोड़िए। केजरीवाल हर महिला को कह रहे हैं कि 1000 रुपए प्रति महीने दे देंगे, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज, ये भी दे देंगे। अच्छा, हर महिला को 1000 रुपए आप क्यों दे रहे हैं, किस बात का दे रहे हैं, उसको जरूरत है नहीं जरूरत है, वो अच्छे घर से है, अगर कमाती है नौकरी करती है तो 1000 रुपया मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे हैं, उत्तराखंड और गोवा में क्यों नहीं दे रहे हैं, पंजाब में ही महिलाओं को 1000 रुपए क्यों दे रहे हैं। 20 लाख रुपए तक का ऑपरेशन भी मुफ्त में कराएंगे, पराली जलाने के लिए मुफ्त बायो डिकम्पोजर दे देंगे, फ्री में ले जाइए। अच्छा, गोवा में भी इनकी फ्री वाली पॉलिटिक्स चल रही है, वहां कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हर घर को एक नौकरी मुफ्त में देंगे, तीर्थ यात्राएं करवाएंगे। तीर्थ यात्रा आप काहे करवाइएगा भाई, एक चीज याद रखिएगा, कोई नेता जो है वो गलत मतलब यूं ही फ्री में नहीं देता है। फ्री कुछ नहीं होता है, फ्री हमेशा आपकी जेब से ही जाता है, टैक्स पेयर की जेब से ही जाता है। तो फ्री के चक्कर में जब पड़ते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। अभी जो बीजेपी के नेता हैं प्रमोद सावंत, जो मुख्यमंत्री हैं, वो गोवा में कह रहे हैं कि 16,000 लीटर पानी फ्री दे देंगे। क्यों सबको दे दीजिएगा भाई। प्रमोद सावंत कहते हैं वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा फ्री में करवा देंगे। आप क्यों करवाइएगा, जिसको जाना है उससे भरवा लीजिए कि हम करवाएंगे या नहीं कराएंगे, या करवाने की जिम्मेदारी आपकी थोड़ी ही है भाई। जो बाल बच्चे पैदा होते हैं वो मां बाप को लेके जाएंगे। अच्छा, ममता बनर्जी कह रही है मछुआरों को 4000 रुपए महीना भत्ता देंगे। यूपी में भी मुफ्त वाली पॉलिटिक्स कम नहीं चल रही है। योगी जी कहते हैं ग्रेजुएट छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। क्यों दे दीजिएगा फ्री में भाई, ग्रेजुएट हो गए तो अब उनको नौकरी दीजिए, वो खुद कमा के खरीदेंगे।
10वीं 12वीं के टॉप स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप मिलेगा। एक पिछले बार लैपटॉप बांट के गए तो उनका चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता था, बिजली नहीं रहती थी, अब आप भी दे देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं 25 लाख रुपए की किसान शहादत सम्मान राशि देंगे, क्योंकि इनको किसानों का वोट चाहिए। किसानों की कर्ज माफी के लिए अलग फंड बना देंगे। अरे कर्ज लेने की नौबत नहीं आए उसके लिए 3 कानून आए थे, उस पर आप लोगों ने पानी फेर दिया। अब कर्ज माफी के लिए फंड बनाकर कर्ज चुकाएंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ये भी 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे। फ्री का मेला लगा हुआ है। प्रियंका वाड्रा कह रही है 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन देंगे, ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटी दे देंगे, ये तो स्कूटी भी दे देंगी। 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा देंगे। किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। गृहिणियों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त कर देंगे। सरकारी बसेस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कर देंगे। अरे उनको मुफ्त लेना ही नहीं पड़े इसके लिए सक्षम बनाइए ना। मुफ्त क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप उनको व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं हम मुफ्त में दे देंगे। ये क्या बात हुई भाई? वो मुफ्त मेरी आपकी किसी की तो जेब से जा रहा है। अगर केजरीवाल जी को सुनिए, कई बार कहते हैं कि राज्यों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अरे पैसे की कमी नहीं है तो टैक्स कम कर दीजिए। केजरीवाल के वादे का कैलकुलेशन करते हैं एक बार। पंजाब में वो क्या कह रहे हैं ये एक उदाहरण दे रहा हूं, सारे नेता कर रहे हैं, इन्हीं का खाली नहीं है। वादे का कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन। ये फ्रीपुर में क्या मिलता है आपको समझ में आएगा। क्या बोले? हर महीने, ये आपका वादा है, हर महीने कितना देंगे महिलाओं को? 1000 रुपया, 1000 रुपीज। पंजाब में कितनी महिला वोटर हैं? 1 करोड़ महिला वोटर। ये एक अनुमान हो सकता है, थोड़ा इस बार बढ़ गई हो, लेकिन महिला वोटर 1 करोड़ है। तो हर साल आपको कितना, 1 महीने में कितना देना पड़ेगा इनको? 1 महीने में आपको देना पड़ेगा करीब 1000 करोड़। 1000 करोड़ रुपया आपको इन 1000 महिलाओं को देना पड़ेगा, ये 1 महीने में। और 1 साल में कितना देना पड़ेगा? 12000 करोड़ रुपए। 12000 करोड़ रुपए। क्या 12000 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है? आपको किसी को भी दे रहे हैं आप, उसको जरूरत है या नहीं, जो जरूरतमंद है फिर भी समझा आता है, सबको दे देंगे। और किस राज्य में दे रहे हैं? 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 तक के लिए, जो आगे तक के लिए कर्ज लिया हुआ है, पंजाब पर कर्ज कितना है? वो कर्ज बैठता है 2,82,000 करोड़ रुपए। 2,82,000 मतलब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का जिस राज्य पे कर्ज है, वहां पर आप 1000 रुपया दे रहे हैं, 12,000 करोड़ रुपए इधर चला जा रहा है। और इनका राजस्व क्या है? पंजाब का हाल देखिए। पंजाब में राजस्व कितना है, मतलब कमाई इनकी कितनी हो रही है? 1,62,000 करोड़। 1,62,000 करोड़ ये इनकी कमाई है। ये फ्रीपुर का हाल दिखा रहा हूं आपको कि फ्रीपुर में क्या होता है। फ्री में आप ले तो लेते हैं, चुकाना हमको ही और आपको ही पड़ता है। और इनका खर्च कितना है? इनका खर्च बैठता है 1,68,000 करोड़। मतलब जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा का खर्चा पहले ही राज्य सरकार के ऊपर है, और आप लोग फ्री में बांट रहे हैं। मुफ्त वाले वादों का क्या हाल होता है, आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर में छात्राओं को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल बांट दी गई, लेकिन वही साइकिलें दुकानों पर बिक रही हैं। एक दुकानदार ने बताया कि वो पहले भी सरकारी साइकिलें बेच चुका है, इसकी जानकारी अधिकारियों को भी है। साइकिल पर मध्य प्रदेश शासन लिखा है, स्कूल चले हम का नारा भी चस्पा है। यही समझा रहा हूं आपको। नेता फ्री में देके चले आए, नाम हो गया है नेताजी ने फ्री में साइकिल दे दी, लेकिन जरूरत थी नहीं थी। अगर जरूरत होती तो कोई बेचता? उसको जरूरत थी कि ऐसे घर में कमाई के साधन बने कि खुद साइकिल खरीदे। नहीं, हम फ्री में देंगे, तुमको लेना पड़ेगा। जबरदस्ती है। दक्षिण में देखिए क्या होता है। दक्षिण में मुफ्त का हाल देखिए, पॉलिटिक्स का कल्चर देखिए। 2021 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव था।
डीएमके और एआईएडीएमके के चुनावी वादे क्या थे, जरा सुनिए। एआईएडीएमके बोली वॉशिंग मशीन फ्री, सोलर चूल्हा दे देंगे। डीएमके बोली टैबलेट देंगे, इंटरनेट कनेक्शन भी देंगे उस पर से। तो एआईएडीएमके बोली अच्छा तुम इतना दोगे, हम तुमको 6 फ्री एलपीजी सिलेंडर देंगे। तो डीएमके बोली हर गैस सिलेंडर पर 100 रुपया माफ कर देंगे, मेरा लो ऊपर से। एआईएडीएमके बोली सरकारी बसेस में महिलाओं को डिस्काउंट देंगे। तो डीएमके बोली शहरों और कस्बों में बसेस में महिलाओं के लिए फ्री ही कर देंगे। एआईएडीएमके बोली कि घर की बड़ी महिला को 1500 रुपया महीना देंगे। डीएमके बोली 24,000 रुपए की मैटरनिटी असिस्टेंस देंगे, सैनिटरी पैड अलग से फ्री देंगे। मतलब तुम 1 दोगे हम 4 देंगे। अच्छा 4 दिया, हम 8 फ्री देंगे। क्यों? क्योंकि नेताओं के घर से नहीं जाता है, हमारे आपकी जेब से जाता है। इनको फ्री में देना है, जो जरूरतमंद है उसको देखिए, ढूंढिए और दीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन देने से भी अच्छा है कि वो जरूरतमंद ना रहे, ये बनाइए। फ्रीपुर में यही दिक्कत है, फ्री में तो मिल जाता है, लेकिन जिनको जरूरत पड़ती रहे, इनके भरोसे रहें तभी तो वोट देंगे तो मिलेगा, ऐसा बनाकर रख दिया जाता है। भारत में मुफ्त पॉलिटिक्स का इतिहास देखिए। तमिलनाडु की राजनीति से शुरुआत हुई। साल 1954 में तमिलनाडु के सीएम के कामराज के कार्यकाल में ऐलान हुआ स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और मुफ्त खाना। फिर साल 1967 में डीएमके फाउंडर सीएन अन्नादुराई का वादा था कि सत्ता में आने पर 1 रुपए में 4.5 किलो चावल देंगे, और चुनाव जीतने के बाद कुछ इलाकों में स्कीम चली, फिर बंद कर दी गई। साल 2006 में मुफ्त पॉलिटिक्स चरम पर पहुंच गई। डीएमके ने कलर टीवी, 1 रुपए किलो चावल, भूमिहीनों को 2 एकड़ जमीन, मुफ्त गैस स्टोव, 300 रुपए बेरोजगारी भत्ता, गरीब गर्भवती महिलाओं को 6 महीने तक 1000 रुपए और बुनकरों को मुफ्त बिजली का वादा कर दिया। एआईएडीएमके ने भी ऐसे ही वादों की झड़ी लगाई। मुफ्त साइकिल, चप्पल, साड़ी, धोती, सबका वादा कर दिया। डीएमके ने चुनाव जीतने पर 3,340 करोड़ रुपए मुफ्त 14 इंच का कलर टीवी बांटने में खर्च किए। एआईएडीएमके की सरकार बनी, मिक्सर ग्राइंडर और टेबल फैन मुफ्त बांटने में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन फ्री बांटने में क्या नुकसान होता है, कैसे एक फायदे वाला राज्य घाटे में चला जाता है, तमिलनाडु के उदाहरण से समझिए। कैसे फ्रीपुर का घाटा जो है, ये फ्रीपुर का घाटा समझा रहा हूं, ये देखिएगा तो समझ में आएगा कि फ्री सुनने में, लेने में अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है। 2012-13 में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु जहां फ्री का कल्चर तो चरम पर होता है देश में, ये 1760 करोड़ रुपए के सरप्लस में था, सरप्लस था इसका। ये सरप्लस स्टेट था। लेकिन 2013-14 आते आते ये स्टेट जो है वो 1789 करोड़ के घाटे में चला गया। ऐसा नहीं कि सब फ्री की वजह से हुआ होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप घाटे में जा रहे हो तो जो चीजें फ्री में देने की बजाय किसी को स्वावलंबी बनाओ ना भाई, नौकरी दो, रोजगार की व्यवस्था करो। और 2014-15 आते आते इनका घाटा जो है वो बढ़कर कितना हो गया, 6,408 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। इतने का घाटा, यानी गीला है आटा, लेकिन पार्टी में बुला रहे हैं और बोल रहे हैं नान भी खिलाएंगे और पूड़ी भी खिलाएंगे। और आज ये घाटा कितने का आपको पता है? 36,000 करोड़ का घाटा है राज्य का। और पंजाब का तो कितना था वो आपको बता ही दिया। लेकिन फ्री बांटिए, टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, टेबल फैन, राज्य का पसीना छूट रहा है ये सब देने में, लेकिन आप बांट रहे हैं क्योंकि आपको अपनी जेब से नहीं देना। और अब फिर अगला, जैसे आपको याद है यूपीए जमाने में वो ऑयल बॉन्ड्स भर दिए गए थे, अगला आएगा चुकाएगा, हमको क्या है, उस वक्त तो पेट्रोल सस्ता मिल रहा है ना, हमारी वाहवाही हो रही है। अगले को भरना पड़ रहा तो अपनी जेब से थोड़ी भरना पड़ रहा है, हमारी आपकी ही जेब से जाता है। एक कहानी सुनाता हूं, सुनिए। पाठशाला के एक स्टूडेंट ने हमको एक कहानी भेजी आज। एक बार एक शेर भेड़ों के झुंड के सामने भाषण दे रहा था। शेर ने वादा किया
मेरी सरकार बनी तो मैं सभी भेड़ों को मुफ्त में कंबल दूंगा। जोर जोर से तालियां बजने लगी। एक मेमने ने अपनी मां से पूछा कि इतने कंबल के लिए तो बहुत सारा ऊन लगेगा मां, ये ऊन कहां से आएगा? मां ने जवाब दिया, निकाला तो हम ही से जाएगा। तो आप जब फ्रीपुर जाते हैं तो वही भेड़ बन जाते हैं। आप वादे पे ताली बजाते हैं, फ्री मिल रहा है, लेकिन आप वो भेड़ हैं जिसको अपना ऊन देकर आपको फिर कंबल दिया जाएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, थोड़ा गहन मंथन कीजिए, सोचिए, पानी वानी पीजिए, चर्चा कीजिए आपस में, फ्रीपुर या विकासपुर।